लगता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं? तो चलो आज समझते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 बायोलॉजी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह इस पूरे लेसन को खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। सारा दिन भर हम इतना सारा काम करते हैं, बट सवाल ये उठता है कि भाई ये काम करने की एनर्जी आती कहाँ से है? एंड द आंसर इज खाना, फूड से एनर्जी मिलती है। आपने नोटिस किया होगा कि भाई अगर किसी दिन आपने खाना नहीं खाया तो आपको बड़ी कमजोरी सी फील होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, आप काफी सुस्त टाइप्स रहते हो, है ना। बट सवाल ये उठता है कि ये जो खाना हम खाते हैं और ये जो एनर्जी हमें आती है काम करने के लिए, इसका कन्वर्जन कैसे होता है? फूड टू एनर्जी का हमारे बॉडी के अंदर जो कन्वर्जन होता है, दैट इज वेयर रेस्पिरेशन कम्स इनटू पिक्चर। सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई फूड से एनर्जी किस तरीके से बनती है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी की जब हम बातें कर रहे हैं तो हमें लग रहा है हाँ यार, हम सबको तो एनर्जी की जरूरत है, ह्यूमंस को एनर्जी की जरूरत है, एनिमल्स को एनर्जी की जरूरत है, लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स को भी तो एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे ही मैं प्लांट्स की बात करूंगी तो बहुत से बच्चों को लगेगा कि मैम प्लांट्स को इतनी एनर्जी क्यों चाहिए, वो तो एक ही जगह रहते हैं। भाई एक जगह रहते हैं बट उनमें वो भी तो ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, राइट। उनके अंदर भी काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, और इन सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब भाई प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। प्लांट्स के अंदर भी जो फूड है उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की जरूरत है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो बच्चों सही बात तो यह है कि आज इस लेसन में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर हम सभी को पता है कि जो सबसे, जैसे किसी प्रोसेस की बात होती है, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो प्लांट्स के अंदर हो रही हो, ऐसे प्रोसेस की बात होती है, तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली, यानी कि वो प्रोसेस जिसके हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जैक्टली, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के किस पार्ट में होता है? लीव्स में होता है। ठीक है, फूड जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और ये जो फूड होता है ये लीव्स में ही बनता है। लेकिन फूड की ज़रूरत तो प्लांट के सभी पार्ट्स को है कि नहीं? तो यानी कि ये फूड जो है लीफ से लेकर के प्लांट के बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, प्लांट्स के अंदर भी ये सारे प्रोसेसेस अकर करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर करता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस अकर करता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अकर करता है, प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, राइट। और इन सब चीज़ के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत है। और जहाँ हम बात करते हैं कि यार ये जो फूड, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना, उसी फूड से प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलती है, वहां पर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में। तो बच्चों देखो, अब समझने वाली बात यह है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स में होता क्या है। फोटो बोले तो लाइट, यानी कि लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा होता है? सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। ये केमिकल एनर्जी कहाँ गया? क्या होता है फोटोसिंथेसिस के एंड में? फूड प्रिपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एग्जैक्टली, अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, इन्हीं बॉन्ड्स में स्टोर है वो केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि ग्लूकोज के बॉन्ड्स में जो ये एनर्जी कैद है, ये एनर्जी प्लांट्स को मिलेगा कैसे? क्या हम लोग डायरेक्टली ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकते हैं? एंड द आंसर इज नो। सवाल यही आएगा सभी के मन में कि नो क्यों? ऐसा क्यों है कि ग्लूकोज को हम डायरेक्टली एज इट इज यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्यों ना किया जाए कि भाई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ही डायरेक्टली उस प्लांट के सारे सेल्स तक भेज दिया जाए और वो ग्लूकोज को एज इट इज यूज कर ले?
और उनके पास एनर्जी आ जाए? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इस क्यों के आंसर को समझने के लिए हम लोग सुनेंगे एक कहानी, स्टोरी टाइम। यस, और इस स्टोरी के हेल्प से ही हम समझेंगे कि डायरेक्टली यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ये कहानी है एक बच्चे की और उसके पापा की। ठीक है, तो एक बच्चे ने अपने पापा से कहा कि भाई पापा, आज जो है मेरा बहुत मन है चॉकलेट खाने का। ठीक है, क्योंकि चॉकलेट ऑब्वियसली इज नॉट हेल्दी, इसीलिए मुझे हमेशा नहीं मिलती है, बट टुडे बीइंग माय बर्थडे, आज मेरे को चॉकलेट खानी है। ठीक है, पापा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छे। और पापा ने क्या किया, पापा ने उसके हाथ में एक 10 रुपए की नोट पकड़ा दी। ठीक है, 10 रुपये का नोट पकड़ा दिया। ठीक, अब आप बताओ बच्चा क्या करेगा? क्या बच्चा वो 10 रुपये का नोट खा जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, उसे तो चॉकलेट चाहिए। आप जो चाहिए जो चीज़, वो चीज़ उसी फॉर्म में चाहिए, राइट? तो वो क्या करेगा, वो उस 10 रुपये का नोट लेगा, एक दुकान में जाएगा, शॉपकीपर को वो 10 रुपये का नोट देगा और उसके बदले में एक चॉकलेट लेगा। सो बेसिकली उसने क्या किया, उस 10 रुपये के नोट को एक चॉकलेट में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट मतलब जादू से नहीं, उसको एक्सचेंज करा लिया। अब उसके हाथ में एक चॉकलेट है जिसे वो खाएगा, राइट? तो मेरे बोलने का मतलब है, इसमें दो चीज़ें हो सकती थी। एक होता कि भाई पापा डायरेक्टली चॉकलेट पकड़ा देते, विच वुड हैव बिन ग्रेट। दूसरे केस में अगर पापा ने उसे 10 रुपये का नोट पकड़ाया, तो उस 10 रुपये के नोट को चॉकलेट में कन्वर्ट करना होगा, दुकानदार से जाके एक्सचेंज करना होगा, या जैसे भी चॉकलेट लेके आनी होगी हाथ में। तो बोलने का मतलब है, जो चीज़ जिस फॉर्म में चाहिए वो चीज़ उसी फॉर्म में चाहिए। अब प्लांट के जो ये सेल्स हैं, इनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी करेंसी में ही। और एनर्जी की करेंसी क्या होती है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो इन्हें एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी चाहिए भाई, ग्लूकोज से काम नहीं बनेगा। ग्लूकोज वही 10 रुपये नोट के जैसा है, लेकिन उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए एटीपी, उनको चाहिए चॉकलेट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम देखेंगे किस तरीके से एटीपी के मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जब भी हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो द टर्म दैट इज यूज्ड इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि भाई प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फूड प्रिपेयर होता है, फूड ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ पे बनता है ये फूड? लीव्स में। बट ये लीव्स से प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में जाता है, क्योंकि प्लांट का हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि ये जो फूड से एनर्जी का जो कन्वर्जन है, ये प्लांट के हर एक सेल में होना है, इसीलिए इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन प्लांट सेल्स। प्लांट के हर एक सेल में फूड का ब्रेक डाउन होना एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन बोले तो क्या? फूड बोले तो ग्लूकोज, ब्रेक डाउन बोले तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, बात समझ में आई? फूड का ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी कैसे रिलीज होगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो जब ये पूरा प्रोसेस होगा, यानी कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन से होंगे वो प्रोडक्ट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ध्यान देना फिर से बच्चों कि ये जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का जो ये प्रोसेस है, ये प्लांट के हर एक सेल पे होता है, हर एक सेल में होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो चलो भाई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन टॉपिक इंट्रोड्यूस होते ही मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर एग्जैक्टली इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है। तो देखो भाई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडेशन की बात तो मैंने करी थी अभी अभी, लेकिन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कौन है? वैसे सब्सटेंसेस जिनके ऑक्सीडेशन होने पर हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? जो फूड है, फूड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह। ठीक है, अब अगर इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की बात करें तो अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स से अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब अगर हम इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के स्ट्रक्चर को देखें, फॉर इंस्टेंस अगर हम ग्लूकोज की ही बात करें, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें काफ़ी सारे बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, राइट? और हमें क्या पता है, हमारी केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज से हमें ये बात तो पता है कि यार बॉन्ड्स जब टूटते हैं
तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, राइट। जब भी बॉन्ड्स टूटते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एग्जैक्टली। तो यानी कि जब ग्लूकोज जैसे सबस्ट्रेट्स का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जब इनका ब्रेक डाउन होगा तो इनके बॉन्ड्स टूटेंगे तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी और यही एनर्जी एटीपी सिंथेसिस के काम आ रही है। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जो प्रोसेस है, बॉन्ड्स के टूटने का जो ये प्रोसेस है, ये वन स्टेप में नहीं होता है, ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है। अब आप पूछोगे कि क्यों मैम, ऐसा भी तो हो सकता है एक ही बार में सब टूट टाट गया, एक ही बार में सारी एनर्जी आ गई। अब सोच के देखो भाई, अगर एक ही बार में इतनी एनर्जी आ गई तो ढेर सारी एनर्जी, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बार में रिलीज होगी। जब इतनी एनर्जी एक बार में रिलीज होगी तो उसमें से बहुत सारा एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट, राइट। तो हीट का लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से ये जो एनर्जी है ये बैचेस में रिलीज होती है। बैचेस में मतलब मल्टीपल स्टेप्स में रिलीज होती है। ठीक है, कौन से स्टेप्स, भाई वही तो एजेंडा है आज का। रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस समझेंगे, जो कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हर एक स्टेप को हम लोग समझेंगे, हर एक स्टेप में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो समझेंगे, तो बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो मतलब अभी तक की कहानी यहाँ तक पहुंची कि भाई रेस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट्स है यानी कि जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज हो रही है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो भाई मतलब कहानी कुछ यूं खड़ी हुई कि भाई फूड के ऑक्सीडेशन होने के लिए फूड को ऑक्सीडाइज होना है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होगा रेस्पिरेशन कैरी आउट करने के लिए। और हमने ये भी देखा कि भाई रेस्पिरेशन के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जब एनर्जी भी रिलीज होती है तो उन्हीं प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और वहीं अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वो एज अ प्रोडक्ट बनाता है ऑक्सीजन। तो मतलब इस कहानी से तो ये समझ में आ रहा है कि यार प्लांट्स में भी बहुत सारा गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का काफी सारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। सवाल ये उठता है कि ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। जैसे अगर हम हमारी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे बॉडी के अंदर भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, राइट। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, राइट। बट इस गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, राइट। लेकिन क्या प्लांट्स के पास भी इस तरह के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए? एंड द आंसर इज नो। एज सच कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है प्लांट्स के पास। लेकिन प्लांट अपना ये गैसियस एक्सचेंज जो है ना, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से कर ही लेते हैं। जैसे कि प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ये कर लेते हैं गैसियस एक्सचेंज। अगला सवाल यह आता है कि प्लांट्स के केस में गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स क्यों नहीं है जो कि एनिमल्स में है? तो अब इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जिसमें से पहला रीजन ये है कि प्लांट्स के केस में गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है ना वो कम होता है कंपेयर टू एनिमल्स। इनफैक्ट प्लांट्स के केस में जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज कंपैरेटिवली ओवर लेसर डिस्टेंसेस व्हेन कंपेयर टू एनिमल्स। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट्स में ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है कि प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, उन्होंने अपने अपने जुगाड़ कर रखे होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। जैसे अगर हम रूट्स की बात करें तो वहाँ पर जो है ना डिफ्यूजन के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। लीव्स की बात करें तो वहाँ पर स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टेम्स की बात करें तो वहाँ पर लेंटिसेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। तो मतलब यूँ समझ लो कि एक बड़े से प्लांट में जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना, सब जगह गैसियस एक्सचेंज के अलग अलग बंदोबस्त बन रखे हैं, सबके अपने अपने जुगाड़ हैं। तो जिसकी वजह से जो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बहुत लंबे डिस्टेंस से, ओवर अ लार्जर डिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो दैट इज़ वन रीज़न। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि प्लांट्स के केस में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है दैट इज़ स्लोअर, दैट इज़ लेसर व्हेन कंपेयर टू एनिमल्स। ऐसा क्यों? अभी देखो प्लांट्स के केस में जो है ना रेस्पिरेशन से जो आउटपुट मिलता है, क्या आउटपुट मिलता है रेस्पिरेशन से? बताओ क्या आउटपुट मिलता है रेस्पिरेशन से? एनर्जी मिलती है, राइट। फूड का ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन का जो आउटपुट है, इस एनर्जी के साथ साथ क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। अब
रेस्पिरेशन का जो ओवरऑल आउटपुट है, इस आउटपुट का मेटाबॉलिक डिमांड प्लांट्स में कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है कि रेस्पिरेशन के आउटपुट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो आउटपुट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वही फोटोसिंथेसिस का इनपुट है। तो इसकी डिमांड हाई तभी होती है जब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। एट द सेम टाइम जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है तो फोटोसिंथेसिस का जो आउटपुट है यानी कि ऑक्सीजन, वही रेस्पिरेशन का इनपुट है। तो समझ रहे हो, यहाँ पर दो ऐसे प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, उसका इनपुट इसका आउटपुट, इस तरीके से चल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना रेस्पिरेशन के आउटपुट की डिमांड, मेटाबॉलिक डिमांड थोड़ी कम है कंपेयर टू एनिमल्स। एज अ रिजल्ट जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी यहाँ पर थोड़ा कम है। तो कुल मिला के कहानी कुछ यूं है कि यार प्लांट्स के केस में जो है ना गैशियस एक्सचेंज के लिए एक अलग से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की एज सच नीड नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज का काम है ना उतना यहाँ पर मैनेज हो जा रहा है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स के पास अलग अलग इंतजाम भी है और साथ ही साथ इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का यहाँ पर रोल भी नहीं है जितना कि एनिमल्स के पास है। तो भाई ऊपर से आइडिया तो लग ही गया है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो चलो अब रेस्पिरेशन के ओवरऑल इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसा होगा? कुछ ऐसा, फूड यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज के साथ O2 ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी। ठीक है, हालांकि इसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई रेस्पिरेशन एक वन स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में सारी एनर्जी मिल जाएगी, सारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रेस्पिरेशन एक्चुअली एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसको हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर एटीपी सिंथेसिस, क्योंकि एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एनर्जी करेंसी होती है किसी भी सेल की। ठीक है, तो भाई इसी ओवरव्यू के साथ चलो अब थोड़ा डीप डाइव करना शुरू करेंगे कि रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और फिर एक एक करके हर एक प्रोसेस को भी डिटेल में देखेंगे। तो भाई अगर बात करें टाइप की तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बोले तो ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, राइट, यानी कि फूड का जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर ना सबके दिमाग की घंटी बजेगी कि मैम ये क्या बात कर रही है, अभी तक तो मैम कह रही थी कि फूड का ब्रेकडाउन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना भाई, है ना, यही सोच रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ दूसरा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही सुना आपने कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी फूड का ब्रेकडाउन करके हम एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। नाउ दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, कहाँ पर हमें देखने को मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? बहुत से बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो एनारोब्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, पहले फैकल्टेटिव एनारोब्स, दूसरे ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ना दोनों ही सिचुएशन में मैनेज कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी काम चला लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन रहे तो भी कर लेंगे, ना रहे तो भी कर लेंगे, राइट। तो काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबल टाइप के लोग हैं ये। तो ये है फैकल्टेटिव एनारोब्स। इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है ऑफ कोर्स। दूसरा जो टाइप है दैट इज, बताओ कौन सा टाइप है? ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये वैसे वाले होते हैं जिनको भाई ऑक्सीजन नहीं ही चाहिए, मतलब इनमें जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ये केपेबल होते हैं रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के। तो मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं ही चाहिए, सख्त नफरत है इन्हें ऑक्सीजन से। और इसका एग्जाम्पल है एक और बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आप ये कर क्या रहे हो, आप रेस्पिरेशन के टाइप्स बता रहे हो, लेकिन एग्जाम्पल्स में कभी आप ह्यूमंस की बात कर रहे हो, कभी आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, लेकिन आज तो हम इस वीडियो में प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स का क्या? तो प्लांट्स में बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही होते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों को कवर करेंगे, यानी कि आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, कैसे होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे होता है और एनर्जी रिलीज कैसे होती है ना। लेकिन कहानी की शुरुआत करेंगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है।
तो चलो देखिए भाई एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे अकर करता है। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यार ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बट इसके अंदर मेजरली 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से हैं वो प्रोसेसेस? पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा पायरूवेट ऑक्सीडेशन, तीसरा क्रेब्स साइकिल और चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले 3 प्रोसेसेस को कवर करेंगे डिटेल में और फिर अगले वीडियो में हम लोग चौथे प्रोसेस को कवर करेंगे। ठीक है, हर एक प्रोसेस के अंदर अगेन मल्टीपल स्टेप्स है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई रेस्पिरेशन ऑल टुगेदर जो है ना एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में। कहानी ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड। ठीक है, सवाल आ रहा होगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरूविक एसिड का मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6। पायरूविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसीलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोसेस होता है ना, पूरा ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ग्लाइकोलिसिस वाला जो स्टेप है ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए एक कॉमन स्टेप है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर हम देखेंगे वहां पर कैसे कैसे चीज़ें अलग होंगी। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का एक दूसरा नाम भी है विच इज EMP पाथवे। सोच रहे होंगे EMP क्या है? तो ये साइंटिस्ट के नाम की इनिशियल्स हैं, एम्पटन मियरहॉफ पार्नास पाथवे। ये वो साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने पहली बार ग्लाइकोलिसिस को डिस्क्राइब किया था। कई बार बता चुकी हूँ कि भाई ये हर एक प्रोसेस जो है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, टोटल 10 स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस में। 10 स्टेप प्रोसेस है। सुनते ही काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि 10 स्टेप पढ़ने हैं इसके बाद। नॉट टू वरी, पहले तो हम ये सारे के सारे 10 स्टेप को अच्छे से 1 बाय 1 समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जब सारे के सारे 10 स्टेप्स कवर हो जाएंगे फिर मैं आपको दूंगी एक शानदार मेमोरी ट्रिक जिससे आपको ये सारे के सारे 10 स्टेप्स याद रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे कहानी ग्लाइकोलिसिस की। अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या क्या होता है वो जानने से ज़्यादा इंटरेस्टेड हम ये जानने में हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है। राइट, तो अब देखो लॉजिकली समझेंगे। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। उसके बाद ये ग्लूकोज जो है लीव्स से प्लांट के और बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फ्लोएम ट्यूब्स के थ्रू। ठीक है, बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मतलब ये ग्लूकोज कहाँ पहुँच जाते हैं? प्लांट के अलग अलग सेल्स में पहुँच जाते हैं। सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी कि ग्लूकोज जो है वो प्लांट के सेल्स के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहां पर होना चाहिए? साइटोप्लाज्म में होना चाहिए। तो ग्लाइकोलिसिस कहां पर होना चाहिए? साइटोप्लाज्म में होना चाहिए। तो प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में अकर करता है ग्लाइकोलिसिस। तो सुपर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जोश कैसा है? क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा द मोस्ट अमेजिंग 10 स्टेप प्रोसेस वाला ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 1 पे। हर एक स्टेप को अच्छे से समझाती हुई चलूंगी, बट मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि हर एक स्टेप को आप नोट डाउन भी करते चलो साथ साथ। तैयार हो सभी लोग? चलो शुरू करें। तो पहला स्टेप, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है ग्लाइकोलिसिस शुरू करने के लिए? ग्लूकोज, ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्लूकोज का ही तो ब्रेक डाउन होना है। ठीक है, अच्छा, तो ग्लूकोज हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। यहां पर एक एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम का रोल प्ले करता है, एक एंजाइम जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। मेरी हर बात ध्यान से सुनना, काइनेज किसी भी एंजाइम के एंड में अगर है इसका मतलब वो एंजाइम क्या करेगा? वो एंजाइम फॉस्फोरिलेशन करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, अपने नोटबुक के साइड में इसको नोट भी कर लो कि किसी भी एंजाइम के लास्ट में अगर है काइनेज यानी कि वो एंजाइम फॉस्फोरिलेशन करेगा, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। ठीक है, और यहां पर ये हेक्सोकाइनेज भी यही काम करता है। स्टार्टिंग मटेरियल है ग्लूकोज, हेक्सोकाइनेज इस पे काम किया, बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 नंबर वाले कार्बन पे ऐड हो गया एक फॉस्फेट। ठीक है, अब इस स्टेप के दौरान ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट आया कहां से? ऑफ कोर्स ATP से।
राइट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में वैसे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते थे, जिसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप अब ग्लूकोज के पास चला गया है, तो एटीपी बन गया है एडीपी, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो यानी कि ग्लाइकोलिसिस के इस पहले स्टेप में एटीपी इज यूटिलाइज्ड, यहां पर एटीपी रिलीज नहीं हो रहा है, एटीपी यहां पर यूटिलाइज हो रहा है, और इस स्टेप के दौरान क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो चलो आप पहुंचे हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, जो हमें स्टेप नंबर 1 के प्रोडक्ट में मिला था, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यस, अब यहां पर जो हमारा एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। अगेन ध्यान देना, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। अब यहां पर आप ये नोट कर लो कि किसी भी एंजाइम के एंड में अगर आइसोमरेज है, इसका मतलब वो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग मटेरियल को उसी के एक आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा। आइसोमर तो समझते ही हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग होता है, मतलब उनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें कार्बन हाइड्रोजन उतने ही होते हैं, बट उनका अरेंजमेंट अलग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अरेंजमेंट के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा और बना देगा प्रोडक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों जो है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स अलग है, यानी कि ये आइसोमर्स हैं। और यही है कहानी स्टेप 2 की। तो क्या है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल इन स्टेप नंबर 3, जो हमें स्टेप नंबर 2 के प्रोडक्ट में मिला था, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर जो हमारा एंजाइम होता है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फिर से नाम सुनो एंजाइम का, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और स्टेप नंबर 1 में मैंने बताया था कि किसी भी एंजाइम के एंड में अगर काइनेज है तो वो क्या करेगा, फॉस्फोरिलेशन करेगा। एग्जैक्टली, काइनेज वाले एंजाइम हमेशा एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, तो यहां पर भी ये वही करेगा। तो यानी कि स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब देखो, पहले सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप था 6 नंबर कार्बन पे, अब 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, एक नंबर कार्बन पे, दूसरा 6 नंबर कार्बन पे, राइट। तो यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, फॉस्फोरिलेशन हो गया। देखो आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि ये जो कंपाउंड का जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिला उसका नाम क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये बाई फॉस्फेट नहीं है, बिस फॉस्फेट है। बिस हम कब यूज करते हैं, जब ये फॉस्फेट, जब 2 फॉस्फेट ग्रुप 2 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच्ड हो। अब यहाँ पर देखो, दोनों जो फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे वो 2 डिफरेंट, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच्ड हो, तब हम उस वहां पर यूज करते हैं बिस। ठीक है, अच्छा, तो अब अगेन इस वाले स्टेप में ये जो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड हुआ वो कहां से आया, पहले की तरह अभी भी ये फॉस्फेट आया एटीपी से। तो एटीपी अपना एक फॉस्फेट दे देता है और खुद बन जाता है एडीपी, यानी कि इस स्टेप के दौरान भी एटीपी जो है यूटिलाइज होता है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होने वाला है, यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, पिछले स्टेप का प्रोडक्ट, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और यहां पर जो एंजाइम है दैट इज एल्डोलेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, एल्डोलेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करता है। ये क्या करेगा, ये इस पूरे कंपाउंड को, जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना, उसको 2 प्रोडक्ट्स में तोड़ देगा। इसीलिए इस स्टेप में, यानी कि स्टेप नंबर 4 में हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। एल्डोलेज एंजाइम इसको 2-3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ देता है। पहले एक 6 कार्बन कंपाउंड था, अब 2-3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब ये जो 2-3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये क्या क्या है, एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एग्जैक्टली, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी कि अगर हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें, देखो दोनों में ही 3 कार्बन है, राइट, दोनों में ही 1 फॉस्फेट है, दोनों में ही 5 हाइड्रोजन है, दोनों में ही 3 ऑक्सीजन है, राइट। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इन दोनों कंपाउंड्स का सेम है, लेकिन इनके जो अरेंजमेंट्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग है। इसकी वजह से दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और ये जो दोनों हैं ये हमें प्रोडक्ट्स के तौर पे मिलते हैं इन स्टेप नंबर
4। तो स्टेप नंबर 4 में थोड़ा सा कुछ हटके हुआ, कुछ अलग हुआ। और क्या अलग हुआ, यहाँ पर हमें एक नहीं बल्कि 2 प्रोडक्ट्स मिले। कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिले, एक और बार नाम बताओ। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। सुपर्ब। तो चलो भाई पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्टेप नंबर 5। तो भाई स्टेप नंबर 4 में हमें क्या मिला, स्टेप नंबर 4 में हमें 2 प्रोडक्ट्स मिले। कुछ अलग हुआ था स्टेप नंबर 4 में, राइट। कौन से 2 प्रोडक्ट्स मिले, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। और मजेदार बात ये थी कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स थे ये एक दूसरे के आइसोमर्स थे। एग्जैक्टली। अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को स्टार्टिंग मटेरियल की तरह लेंगे और उसे दूसरे वाले में कन्वर्ट कर देंगे। समझ आया, नहीं आया, ठीक है, अच्छे से समझाती हूँ। तो पिछले स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 4 में हमें 2 प्रोडक्ट्स मिले थे और वो दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के आइसोमर्स थे। हम क्या करेंगे, उनमें से एक प्रोडक्ट को लेंगे और उसको हम दूसरे वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली एक को ले रहे हैं और इसको अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा काम किस तरह का एंजाइम कर पाएगा, फटाफट से बताओ, वरना मैं तो गुस्सा होने वाली हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था आइसोमेरेज एंजाइम। एग्जैक्टली। तो एक आइसोमेरेज वाला एंजाइम लेंगे और क्या होगा, हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो इस स्टेप में जो स्टार्टिंग मटेरियल है हम किसको लेते हैं, हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं। एंजाइम क्या लेते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमरेज है मतलब ये क्या करेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को उसी के आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। एग्जैक्टली। तो मतलब कि स्टेप नंबर 5 में हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। अब थोड़ा ध्यान से सोच के देखो, स्टेप नंबर 4 में भी हमें ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट मिला था, राइट। मतलब स्टेप नंबर 4 में हमें एक ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट मिला था और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिला था। स्टेप नंबर 5 में हमने इसी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक और ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि बाय एंड ऑफ स्टेप नंबर 5 हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। वेरी सिंपल, राइट। तो मतलब कि स्टेप 5 के एंड तक हमारे पास क्या है नेट आउटपुट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं स्टेप नंबर 6। तो भाई स्टेप नंबर 5 का प्रोडक्ट हमें क्या मिला, हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। तो यानी कि स्टेप नंबर 6 का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। एग्जैक्टली। अच्छा, यहां पर हम देखते हैं एक एंजाइम अपना काम करता है और इस एंजाइम का नाम है ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, डी मतलब हटाना, किसको हटाता है, हाइड्रोजन को हटाता है। हाइड्रोजन को हटाने का मतलब क्या होएगा, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा। एग्जैक्टली। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कराने के लिए कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, बिल्कुल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। तो चलो देखते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है। और यहाँ पर एक स्टेप नंबर 6 में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो स्टेप है ना, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है। तो इस स्टेप के अंदर ही 2 स्टेप्स हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप जो है उसमें हम देखते हैं, पिक्चर में आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है NAD+। NAD+ NADH में कन्वर्ट होता है और एक H+ रिलीज कर देता है। ठीक है। NADH हम सभी को पता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट के साथ जो ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट है उसका हो जाता है फॉस्फोरिलेशन, यानी कि उसमें एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। देखो पहले जो था फॉस्फेट ग्रुप एक ही था, अब जो है 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन दोनों पे ही एक एक फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए इट इज 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यानी कि यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिला, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट और साथ में यहाँ पर हमें NADH मॉलिक्यूल भी मिला। ठीक। तो ये होता है स्टेप नंबर 6 में। बट यहाँ पर एक और चीज़ भूलना नहीं है, वो ये है कि यार जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना, दैट इज़ नॉट 1 but
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, क्योंकि स्टेप नंबर 5 में हमारे पास कितने थे ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट? 2 थे, राइट। तो इसका मतलब ये जो 2 स्टेप का जो रिएक्शन है ये एक बार नहीं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए अकर करेगा, यानी कि बेसिकली ये दोनों स्टेप्स 2 बार अकर करेंगे। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 6 के एंड में हमें नेट क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिलेगा, उसी तरह हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट मिलेगा। चलो इसी के साथ अब हम आ पहुंचे स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, जो स्टेप नंबर 6 का प्रोडक्ट था। स्टेप नंबर 6 का प्रोडक्ट क्या था? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो यहां पर वही हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा। यहां पर जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फिर से नाम सुनो, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। और आप मुझे बताओ कि काइनेज वाले एंजाइम करते क्या हैं? फॉस्फोरिलेशन करते हैं, एग्जैक्टली, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं। बट यहां पर कहानी में है एक छोटा सा ट्विस्ट कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये स्टार्टिंग मटेरियल में ऐड नहीं होगा, बल्कि ये फॉस्फेट ग्रुप इस रिएक्शन के दौरान ADP यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में ऐड होगा, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हुई ना बात, यहाँ पर आ गया है एक कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसा होगा जहाँ पर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट एक रिएक्शन अंडरगो करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा एंजाइम? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, जिसके दौरान ADP जो है उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ATP बन जाएगा। सवाल ये उठता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप आएगा कहाँ से? ऑफ कोर्स स्टार्टिंग मटेरियल से आएगा, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल में जहाँ पहले 2 फॉस्फेट ग्रुप थे अब एक ही फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। देखो पहले स्टार्टिंग मटेरियल में 1 और 3 पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप था, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ 3rd पोजीशन पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर भी याद रखना है कि भाई स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। तो यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। साथ ही इस स्टेप में ATP रिलीज हो रहा है, ATP बन रहा है, तो इसीलिए साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP भी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? जो हमारे पिछले स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 7 का प्रोडक्ट था, और वो क्या था? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। यहाँ पर जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या है? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। म्यूटेज क्या करेगा? म्यूटेशन करेगा। म्यूटेशन मतलब म्यूटेज का काम होगा कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ना उसको रिलोकेट कर देगा, मतलब फॉस्फेट ग्रुप जिस कार्बन में लगा था वहां से उठा के उसे किसी और कार्बन में लगा देगा, ठीक है। तो अभी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 3 नंबर वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन ये जो म्यूटेज एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, ये क्या करेगा? ये इस फॉस्फेट ग्रुप को उठा के 2 नंबर कार्बन पे लगा देगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2-फॉस्फोग्लिसरेट, एग्जैक्टली। तो यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल था 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एंजाइम था फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, और प्रोडक्ट क्या बना? 2-फॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि यार 2 मॉलिक्यूल थे स्टार्टिंग मटेरियल के, राइट। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो चलो अब देखते हैं स्टेप नंबर 9। सो स्टेप नंबर 9 का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? जो पिछले स्टेप का प्रोडक्ट था, यानी कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स, इन 2 मॉलिक्यूल्स को भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा एनोलेज। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये करता है हाइड्रोलिसिस, यानी कि ये वाटर को रिमूव करता है, हाइड्रोजन को नहीं, H2O वाटर को रिमूव करता है, ठीक है। तो एक बार बड़े ध्यान से स्टार्टिंग मटेरियल को देखो, यानी कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट के स्ट्रक्चर को देखो। इस स्ट्रक्चर में से H2O रिमूव हो जाता है, मतलब कि एक हाइड्रोजन एक OH रिमूव हो गया, मतलब H2O रिमूव हो गया। तो क्या बन गया? देखो एसिड का ग्रुप आ गया, तो ये क्या बन गया? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PEP, PEP, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या मतलब प्रोडक्ट क्या क्या मिला? एक तो मिला फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, साथ ही साथ एक और चीज मिला, क्या मिला? H2O, एग्जैक्टली, वाटर भी तो रिलीज हुआ है ना।
सो ओवरऑल अगर रिएक्शन को देखें तो ये भी 2 बार रिपीट होगा क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल 2 मॉलिक्यूल्स थे. सो नेट नेट एट द एंड ऑफ स्टेप 9 प्रोडक्ट क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ PEP दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड. और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे आखिरी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस पे, विच इज स्टेप नंबर 10. स्टेप नंबर 10 का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, पिछले स्टेप का प्रोडक्ट ऑफ कोर्स विच इज PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ठीक है, अब यहाँ पर जो एंजाइम होगा दैट विल बी पायरुवेट काइनेज. काइनेज क्या करता है, फिर पूछ रही हूँ, बार बार वही चीज पूछ रही हूँ. काइनेज क्या करता है, फॉस्फोरिलेशन करता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है. तो यहाँ पर काइनेज फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ ऐड करता है, ADP के साथ ऐड करता है ताकि ATP बने. एग्जैक्टली, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है ताकि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बने. अच्छा, तो रिएक्शन कैसा होगा, स्टार्टिंग मटेरियल PEP यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. अब देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में एक फॉस्फेट ग्रुप है. ऑब्वियस सी बात है कि यही फॉस्फेट ग्रुप जो है जाके किस में जुड़ेगा, ADP में जुड़ेगा ताकि वो ATP बन सके. तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिर्फ पायरुविक एसिड. यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में से फॉस्फेट ग्रुप ही चला गया है तो बचा क्या, पायरुविक एसिड. तो नेट नेट इस स्टेप में अगेन ये भी 2 बार होगा क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल का 2 मॉलिक्यूल था. तो नेट नेट क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलेगा सीधा सीधा. और क्या मिलेगा, ATP भी तो बन रहा है इस स्टेप में, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP भी मिलेगा हमें इस स्टेप. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स तो देख लिए. तो चलो अब एक बार ये देखते हैं कि कुल मिला के इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले. अब हमने स्टेप बाय स्टेप तो ऐसा देखा कि भाई स्टेप 1 में जो प्रोडक्ट मिला वो स्टेप 2 का स्टार्टिंग मटेरियल बन गया, स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट मिला वो स्टेप 3 का स्टार्टिंग मटेरियल बन गया एंड सो ऑन. बट इन प्रोडक्ट्स के अलावा भी साथ में भी कुछ कुछ और प्रोडक्ट्स बनते जा रहे थे, राइट. सो कुल मिला के क्या क्या प्रोडक्ट मिले. एक तो आप बोलोगे कि मैम जो फाइनल प्रोडक्ट मिला दैट वाज पायरुविक एसिड. एब्सोल्युटली करेक्ट. और इस पायरुविक एसिड के साथ क्या होने वाला है, ये आगे फर्दर यूटिलाइज होने वाला है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो तो रेस्पिरेशन का पहला ही प्रोसेस है. इसके बाद जो अगला प्रोसेस आएगा दैट इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन. तो वहां पर यही पायरुविक एसिड यूज होने वाला है. ठीक है, इसके अलावा और क्या मिला, कुछ ऐसे स्टेप्स थे जहां पर ATP भी रिलीज हुआ, राइट. कुछ स्टेप्स थे. अब आप बोलोगे मैम कई स्टेप्स ऐसे भी तो थे जहां पर ATP यूटिलाइज हुआ. बिल्कुल थे, कहीं पे ATP यूटिलाइज हुआ तो कहीं पे रिलीज हुआ. बट अभी तुरंत 2 मिनट के अंदर हम देखेंगे कि नेट नेट ATP रिलीज हुआ. तो ATP भी एक प्रोडक्ट था. कुछ ऐसे स्टेप्स थे जहां पर NADH रिलीज हुआ और NADH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है. NADH इवेंचुअली ATP में कन्वर्ट होता है. कुछ ऐसे स्टेप्स भी थे जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, राइट. तो कुल मिला के ये 4 प्रोडक्ट्स हमें मिले इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के अंदर. क्या क्या, पायरुविक एसिड, ATP, NADH एंड वाटर. ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स इन सब के हमें मिले. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ATP की. ठीक है, तो जैसा कि अभी यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप नंबर 1 से लेके 10 तक. स्टेप नंबर 1 और 3 में आप देख सकते हो कि एक एक ATP मॉलिक्यूल यूज हुआ है, यूटिलाइज हुआ है, रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि इन दोनों स्टेप में ATP ने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दान में दिया है जो कि ऐड हो गया है स्टार्टिंग मटेरियल में. ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं. ठीक है, वहीं अगर हम स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 देखें तो वहां पर ATP मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और हर स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज हुआ है. तो यानी कि कुल मिला के पूरे ग्लाइकोलिसिस में ATP रिलीज कितने हुए हैं, 4. 2 स्टेप नंबर 7 में, 2 स्टेप नंबर 10 में, राइट. तो इसका मतलब कुल मिला के पूरे ग्लाइकोलिसिस में टोटल 2 ATP यूज हुए और टोटल 4 ATP रिलीज हुए. तो नेट नेट क्या हुआ, नेट नेट 2 ATP रिलीज हुए, राइट. तो इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस में जब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं तो हमें कितने ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं. ठीक है, तो ये तो कहानी थी ATP की. अब बात करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 6 में. अगर हम देखें तो वहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH रिलीज हुआ था. याद करो इस वाले स्टेप में NAD+ जो था वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था, राइट. कुछ कुछ याद आ रहा है.
वेरी गुड। तो इस स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH रिलीज हुआ था। अगर बात करें हम वाटर की तो स्टेप नंबर 9 को याद करो बच्चों। स्टेप नंबर 9 में रिलीज हुआ था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि जो एंजाइम था वो एंजाइम वाटर को रिमूव कर रहा था स्टार्टिंग मटेरियल से, ठीक है। और अगर बात करें लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 10 की, तो वहां पर रिलीज हुआ था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। सो आई गेस अब जो है हमें पूरे तरह से समझ में आ गया कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर हमें किस किस स्टेप में क्या क्या प्रोडक्ट मिले, नेट ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या मिले, और ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से आगे यूटिलाइज होने वाले हैं। अब बच्चों हमने ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस को समझ लिया, हर एक स्टेप में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ जान लिया। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है कि ग्लाइकोलिसिस के ये जो 10 स्टेप्स हैं, हर स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनता है उसको याद रखना जो है ना बहुत ही मुश्किल है कि भाई किस स्टेप में क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है। मतलब आप समझ रहे हो 10 स्टेप्स हैं, सो नॉट वेरी इजी टू रिमेंबर। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मेमोरी ट्रिक जो थोड़ा सा फन है, थोड़ा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, बट या एटलीस्ट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। तो एक स्टोरी की तरह एक मेमोरी ट्रिक है। उस मेमोरी ट्रिक को अगर आप 2-3 बार गो थ्रू करोगे, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको एटलीस्ट वो केमिकल नेम्स से तो इजी पड़ेगा इसको याद रखना, ठीक है। तो एक कहानी की तरह देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनके नाम बड़े फनी हैं और सबकी फंसने की बात हो रही है। लोगों ने शायद कुछ तो घपला किया होगा तो अब लोग फंसते चले जा रहे हैं। कौन कितनी बार फंस रहा है उसकी है ये कहानी, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं मेमोरी ट्रिक बताऊं, पहले तो ये बता देती हूँ कि जहां पर भी फंसा वर्ड आएगा इसका मतलब है वहां पर फॉस्फेट होने वाला है, ठीक है। जहां पर भी सिंग आएगा वहां पर आपको याद रखना है 6, सिंग आपको 6 की याद दिलाएगा, फंसा आपको फॉस्फेट की याद दिलाएगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा मेमोरी ट्रिक। गुल्लू सिंह फंसा, गुल्लू सिंह फंसा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला, ठीक है। फेकू सिंह फंसा, फेकू सिंह फंसा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट, 2 हमने पार कर लिए। फेकू सिंह एक नहीं 2 बार फंसा। फेकू सिंह यानी कि फ्रक्टोज भी आ गया, 6 भी आ गया, एक नहीं तो 1,6 हो गया। 2 बार फंसा, 2 बार फंसा, 2 मतलब बिस फॉस्फेट। तो ये वाले 3rd नंबर पे क्या आ जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। जहां पर भी 2 बार फंसने की बात होगी, 2 इज बाई, सो वो हो जाएगा बिस फॉस्फेट, ठीक है। अगले स्टेप में जो है बनते हैं 2 प्रोडक्ट्स, याद है 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहां पर 2 लोग फंसने वाले हैं। पहला कौन फंसता है, डाकू रॉक्सी ऐसे फंसा, और दूसरा कौन है, गिल्ली सर हाइड 3 बार, वो भी फंसा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, एक तो डाकू रॉक्सी की बात हो रही है और दूसरा गिल्ली सर की बात हो रही है जो 3 बार छुपने के बाद भी फंस गए, ठीक है। तो डाकू रॉक्सी ऐसे फंसा, डाकू रॉक्सी क्या याद आ रहा है, डाकू रॉक्सी इज डाईहाइड्रोक्सी, ऐसे एसीटोन फंसा फॉस्फेट, सो डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट। और इसी के साथ गिल्ली सर की बात हो रही है, भाई गिल्ली सर हाइड, गिल्ली सर हाइड, ग्लीसरएल्डिहाइड, ग्लीसरएल्डिहाइड, गिल्ली सर हाइड 3 बार यानी कि 3, फिर भी फंसा फॉस्फेट, सो ग्लीसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यानी कि इस स्टेप में 2 प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या है फिर से याद करते हैं। डाकू रॉक्सी ऐसे फंसा यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और गिल्ली सर हाइड 3 बार फिर भी फंसा यानी कि ग्लीसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक। आगे बढ़ेंगे, कहानी आगे बढ़ती है कि 1 या 3 नहीं 2 बार फंसा गुल्लू सरीत। फिर से सुनो, 1 या 3 नहीं 2 बार फंसा गुल्लू सरीत, ठीक है। 1 या 3 नहीं 1,3, 2 बार फंसा मतलब बिस फॉस्फो गुल्लू सरीत, गुल्लू सरीत इज ग्लीसरेट, गुल्लू सरीत ग्लीसरेट। तो क्या बना अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या बना बताओ फटाफट से, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लीसरेट। फिर से बोलो 1,3 बिस फॉस्फो ग्लीसरेट। 1 या 3 नहीं 2 बार फंसा गुल्लू सरीत, सॉरी
3 बार फंसा गुल्लूसरीत, यानी कि 3 बार फंसा, 3 फॉस्फो गुल्लूसरीत इज ग्लीसरेट। तो अगला स्टेप में है 3 फॉस्फो ग्लीसरेट। नहीं यार, 2 बार फंसा गुल्लूसरीत, अगले स्टेप में हो जाएगा 2 फॉस्फो ग्लीसरेट। 2 बार फंसा, 2 फॉस्फो गुल्लूसरीत इज ग्लीसरेट। ठीक है, सही जा रहा है ना? ठीक है, अगले स्टेप में क्या होने वाला है? अगले स्टेप में हो रहा है 2 बार फंसा पीईपी। कौन है पीईपी? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एग्जैक्टली, फॉस्फोइनॉल, ये भी फंसा है मतलब फॉस्फो है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और लास्ट स्टेप क्या है? नहीं फंसा प्याराविक। देखो, नहीं फंसा यानी कि यहां पर फॉस्फो वाला ग्रुप नहीं रहेगा, प्याराविक इज पायरुविक। सो लास्ट स्टेप में बनता है पायरुविक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये सारे नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, सारे हर स्टेप में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो याद रख सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा मेमोरी ट्रिक। सो पहला स्टेप का प्रोडक्ट जो है उसका मेमोरी ट्रिक क्या है? गुल्लू सिंह फंसा। अगला स्टेप फेकू सिंह फंसा। उसके अगले स्टेप बताओ क्या होगा? फेकू सिंह 1 नहीं 2 बार फंसा। एग्जैक्टली, उसके अगले स्टेप में 2 प्रोडक्ट्स हैं। डाकू रॉक्सी ऐसे फंसा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ग्लिसरहाइड 3 बार फिर भी फंसा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एग्जैक्टली, इसके अगले स्टेप में क्या होगा? 1 या 3 नहीं 2 बार फंसा गुल्लूसरीत, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। गुल्लूसरीत इज ग्लिसरेट। सॉरी 2 बार फंसा गुल्लूसरीत, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 बार फंसा पीईपी, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या फिर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और लास्ट स्टेप में नहीं फंसा प्याराविक, यानी कि पायरुविक एसिड। प्याराविक इज पायरुविक एसिड। तो अब इस पूरे साइकिल में, पूरे ग्लाइकोलिसिस में हम देखते हैं जिस स्टेप में वो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट, उस स्टेप के बाद से, राइट, वो हमारा स्टेप नंबर 4 था जिसमें 2 प्रोडक्ट्स बने थे, राइट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। उसके अगले स्टेप में क्या होता है कि उनमें से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उस स्टेप के बाद से स्टेप नंबर 5 ऑनवर्ड्स जो हैं हर जगह 2-2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, राइट, क्योंकि उस स्टेप के बाद से हर जगह जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए प्रोडक्ट भी हमें 2-2 मॉलिक्यूल मिलते जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अ फन मेमोरी ट्रिक जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्प करेगी पहली बार जितने भी लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं उनको ग्लाइकोलिसिस को याद रखने में। तो भाई ग्लाइकोलिसिस का ये प्रोसेस तो खत्म हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर क्या? वेल, सो ग्लाइकोलिसिस से हमें मिला क्या? ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला वो है पायरुविक एसिड। आगे हम देखेंगे कि इस पायरुविक एसिड को हम 2 जगहों पर यूज कर सकते हैं। एक तो पायरुविक एसिड को हम किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और किस तरीके से इसे फर्मेंटेशन में यूज करते हैं। फर्मेंटेशन इज लाइक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, दैट इज एनएरोबिक। एरो इज फ्रॉम एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हो रहा है दैट इज एनारोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हो रहा है दैट इज एरोबिक। सो भाई रेस्पिरेशन चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, लेकिन रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस अकर करता है और किस तरीके से वहां पर हम पायरुविक एसिड को यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि मैंने बताया एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। यहां पर भी अलग अलग स्टेप्स अकर करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस अकर करते हैं, जिसका पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा स्टेप होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल और चौथा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इन चारों स्टेप्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा स्टेप नंबर 2 जो कि है पायरूवेट ऑक्सीडेशन। तो बच्चों पायरूवेट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को डिटेल में देखने से पहले ये जानकारी ले लेते हैं कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये एग्जैक्टली प्लांट के कौन से पार्ट में होता है, कौन से जगहों पे ये अकर करता है। ठीक है, तो देखो एक बार रिकैप लेते हैं। हमने देखा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होता है, लीव्स पे होता है। फोटोसिंथेसिस का आउटपुट क्या होता है, फूड, दैट इज ग्लूकोज। फिर ये ग्लूकोज जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, यानी कि प्लांट के सेल्स में जाता है। कहाँ जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है, और वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है ग्लाइकोलिसिस। एग्जैक्टली, तो वहां पर जो है ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद क्या बनता है, पायरूविक एसिड बनता है, वो भी हुआ। अब उसके बाद होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर उस फूड से राइट एनर्जी जनरेट होती है। राइट, अब आप सोच के देखो कि एक सेल के अंदर कौन सा वो ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर एनर्जी बनती है, एनर्जी जनरेट होती है। थोड़ा सा सोचो, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सोचो। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस। कौन सा वो ऑर्गेनल है जहां पर एनर्जी जनरेट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जैक्टली, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइट, पावर हाउस है वो, वहां पर एनर्जी जनरेट होती है, वहां पर एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। राइट, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर भी एग्जैक्टली वही चीज हो रही होती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये अकर करता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट सेल्स। तो चलो अब बात करते हैं पायरूवेट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को। भाई ये प्रोसेस अकर कहाँ पे करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में, भाई इतने डीप में जाना जरूरी है, थोड़ा बहुत जाना तो जरूरी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक चीज होती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो स्टेप है पायरूवेट ऑक्सीडेशन का, ये अकर करता है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं कि इस स्टेप में होता क्या है। तो इस स्टेप में होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मीनिंग क्या है, नाम तो बहुत ही भारी भरकम है, बट इसका मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एकदम तोड़ तोड़ के समझेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का रिमूवल, डी मतलब हटाना, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव होगा। ऑक्सीडेटिव मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, मतलब इस स्टेप के अंदर एक तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, इसीलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज पायरूवेट डीहाइड्रोजीनेज। अब देखो ये एंजाइम का क्या काम होगा, डीहाइड्रोजीनेज, डी अगेन रिमूवल, किसका रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल। राइट, हाइड्रोजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। राइट, तो यानी कि ये जो एंजाइम है ऑक्सीडेशन कराने में मदद करेगा, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो मतलब यू आर ऑक्सीडाइजिंग दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। तो चलो अब रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पायरूविक एसिड जो कि हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था, उसके साथ रिएक्शन होता है कोएंजाइम ए का और NAD+ का, और यहाँ पर बनता क्या है। अब पायरूविक एसिड के स्ट्रक्चर को अगर देखो तो इसका जो एसिटाइल ग्रुप है वो कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करके बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, पायरूविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड था, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम है वो एक 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक और कार्बन कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह भी तो रिलीज हुआ। मैंने बताया था ना यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी हो रहा है। ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और ये जो NAD+ है ये क्या बना देगा, NADH+H+। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रहा है, दूसरा CO2 मिल रहा है, और तीसरा NADH मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये सारे कहाँ पे यूज होंगे, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आगे के स्टेप में यूज हो जाएगा, यानी कि जो आगे का स्टेप है वो क्या है, क्रेब्स साइकिल, वहां पर इसका यूज होगा। ठीक है भाई, CO2 जो है वो एक्सेल होता है बेसिकली रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ओवरऑल रिएक्शन को अगर याद करो तो उसके आउटपुट में रहता है CO2, तो ये वही CO2 है जो ओवरऑल रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक आउटपुट है। तीसरा है NADH जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिससे हम ATP को सिंथेसाइज करते हैं।
ठीक है। तो भाई ये कहानी होती है पायरूवेट ऑक्सीडेशन के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्लाइकोलिसिस की कहानी खत्म होने के बाद पायरूवेट ऑक्सीडेशन की कहानी भी खत्म हुई। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की तीसरे मेजर स्टेप की तरफ, जो कि है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का नाम पड़ा हैंस क्रेब पे, जिन्होंने पहली बार इस साइकिल को डेमोन्स्ट्रेट किया। इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस साइकिल के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड वही है जो लेमन्स में पाए जाते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, इस साइकिल का एक और नाम है जो कि है TCA साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, टी बोले तो ट्राई, सी से कार्बोक्सिलिक, ए से एसिड, सो TCA साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अगर हम सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें होते हैं 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स। 3 से आया ट्राई और कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलो देर किस बात की, क्रेब्स साइकिल को अच्छे से समझने के लिए हो जाते हैं तैयार। अब नाम ही है क्रेब्स साइकिल, इसका मतलब ही ये है कि भाई इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो सेम है, तभी तो ये एक साइकिल है। तो ये अगेन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कुल मिला के इसमें 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में थे 10 स्टेप और यहाँ पर हैं 8 स्टेप्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है और घूम फिर के जो फाइनल रिएक्टेंट है वो भी सिट्रिक एसिड है। तो चलो देखते हैं क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? क्या होगा स्टार्टिंग मटेरियल? जो पायरूवेट ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट था, क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर होने वाला है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का, कंडेंसेशन विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, और वो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज। ध्यान से नाम सुनो, सिट्रेट सिंथेज। मतलब ये जो एंजाइम है ये सिट्रेट को सिंथेसाइज करने में मदद करेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा सिट्रिक एसिड और साथ में निकलेगा कोएंजाइम ए। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल ग्रुप है वो अब सिट्रिक एसिड के अंदर जा चुका है, तो इसीलिए सिट्रिक एसिड के साथ साथ मिल जाएगा कोएंजाइम ए। तो अब समझ में आ गया कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है वो क्या है? सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये है सिंपल सा फर्स्ट स्टेप। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था उसके साथ रिएक्ट किया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज और बन गया सिट्रिक एसिड प्लस कोएंजाइम ए। स्टेप नंबर 2 पर आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? जो हमारा स्टेप नंबर 1 का प्रोडक्ट था, यानी कि सिट्रिक एसिड या फिर कह लो सिट्रेट। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। यहाँ पर इस स्टेप में होगा आइसोमराइजेशन, यानी कि सिट्रिक एसिड को या फिर सिट्रेट को इसी के एक आइसोमर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज एकोनिटेज। एकोनिटेज जो है ये कराएगा आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट। कैसे? सिट्रिक एसिड से या सिट्रेट से वाटर पहले रिमूव करेगा, फिर वाटर को ही ऐड कर देगा। मतलब आइसोमराइज करना है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को बदलना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो बदल जाएगा। तो एक बार H2O को हटाया, फिर H2O को ऐड किया, बट कुछ डिफरेंट तरीके से ऐड किया ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? वो होता है आइसोसिट्रेट। तो यानी कि स्टेप नंबर 2 में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था सिट्रेट, हमारा प्रोडक्ट बना आइसोसिट्रेट और जो एंजाइम इन्वॉल्व था वो था एकोनिटेज। और इस स्टेप के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोमराइजेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। तो चलो बच्चों, हम लोग आ पहुंचे स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 3 का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? जो स्टेप नंबर 2 का प्रोडक्ट था, एग्जैक्टली, यानी कि आइसोसिट्रेट। ठीक है, अब इस स्टेप के अंदर होगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। रिमूवल मतलब कि जो सबस्ट्रेट है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, उसमें से CO2 को हटा दिया जाएगा, यानी कि इस स्टेप के दौरान CO2 रिलीज होगा। एग्जैक्टली। अब इस स्टेप के अंदर एक और चीज होती है और वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसीलिए जो एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट सबस्ट्रेट का नाम है, स्टार्टिंग मटेरियल का नाम है। डिहाइड्रोजिनेज, डी मतलब हटाना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाने वाला एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज। यस,
अब आप बोलोगे कि ये हाइड्रोजन को हटा के करता क्या है? वेल, सबस्ट्रेट में से यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देता है ये किसको? NAD+ को, ताकि इस स्टेप के दौरान NAD+ बन जाए NADH। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन को हटाता है। ठीक है, तो चलो रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट से। तो स्टार्टिंग मटेरियल है आइसोसिट्रेट, जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो इस रिएक्शन के दौरान NAD+ से NADH बन रहा है, क्योंकि ये H हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज बीइंग रिमूव्ड और दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द एंजाइम। साथ ही साथ इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसीलिए जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट, या फिर कह लो अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड क्यों भाई? स्टार्टिंग मटेरियल जो था आइसोसिट्रेट वो 6 कार्बन कंपाउंड था, अब 1 कार्बन तो CO2 की तरह निकल गया तो बचे 5, तो इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो भाई बताओ फटाफट से कुल मिला के क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले हमें इस स्टेप में? एक तो मिला अल्फा कीटो ग्लूटरेट, दूसरा मिला CO2 एग्जैक्टली, तीसरा भी मिला एक चीज NADH एग्जैक्टली। तो ये 3 चीजें हमें प्रोडक्ट्स के तौर पे मिली एट स्टेप नंबर 3। तो चलो देखते हैं स्टेप नंबर 4, एंड लेट मी टेल यू कि स्टेप नंबर 4 में जो चीजें हो रही होंगी ना वो बिल्कुल स्टेप नंबर 3 की तरह है एग्जैक्टली। देखो स्टेप नंबर 4 में स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा जो हमने स्टेप नंबर 3 में प्रोडक्ट के तौर पे पाया था, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड या फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा होगा? मैंने क्या बताया? एग्जैक्टली वही चीजें हो रही होंगी जो स्टेप नंबर 3 में हुई थी। क्या हुई थी? डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। ठीक है, यहां पर भी हाइड्रोजन एटम का रिमूवल भी होगा, यानी कि यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो भी क्या है? डिहाइड्रोजिनेज। बट एंजाइम का नाम क्या है? यहां पर एंजाइम का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट? क्योंकि यहां पर जो सबस्ट्रेट है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट, इसीलिए एंजाइम का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब रिएक्शन को देखो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। यहाँ पे ये जो एंजाइम है एक हाइड्रोजन एटम को हटाएगा, इस हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर कर देगा टू NAD+ जो कि NADH बना लेगा, राइट? तो यहाँ पर भी हमें एक NADH मिल रहा है, यहाँ पर भी CO2 का रिमूवल हो रहा है, यानी कि CO2 रिलीज हो रहा है एग्जैक्टली। और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है आप बताओ मुझे? सोचने वाली बात है कि यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल एक 5 कार्बन कंपाउंड है जो कि है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब इसमें से 1 कार्बन CO2 की तरह निकल गया, तो जाहिर सी बात है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा जो कि है, और यहां पर 4 कार्बन कंपाउंड है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, देखो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा लॉजिकली हर एक स्टेप को समझते चलोगे ना तो सब कुछ एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहां पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इनफैक्ट अगर इस तरीके से एक पैटर्न में अगर आप हर एक स्टेप को करोगे तो एग्जाम के टाइम पर अगर आप ये भूल भी गए ना कि वहां पर क्या बनता, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा करके भी आप मतलब ये पता कर सकते हो कि कहां पर कितना कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा। ठीक है, सो कुल मिला के टू कट इट शॉर्ट, स्टेप नंबर 4 में हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले? हमें मिला सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, हमें मिला NADH और साथ में हमें मिला CO2। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग हैं स्टेप नंबर 5 में, और इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है वही जो हमें स्टेप नंबर 4 में मिला था, यानी कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इस स्टेप के दौरान होता है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एग्जैक्टली। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होने को हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। ठीक, तो यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन होता है? वो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम A वही स्टार्टिंग मटेरियल के नाम पे है और साथ में जोड़ दिया सिंथेटेज, सो दैट इज द एंजाइम। ठीक है, अब देखो होता क्या है इस रिएक्शन के दौरान। हमने शुरू किया स्टार्टिंग मटेरियल किससे? सक्सिनाइल कोएंजाइम से जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। इस दौरान क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है GDP में। GDP क्या होता है? जैसे ADP होता है एडिनाइन डाइफॉस्फेट, उसी तरह GDP होता है गुएनाइन डाइफॉस्फेट। एडिनाइन की जगह यहां पर गुएनाइन है, मतलब खाली वो जो नाइट्रोजनस बेस है ना
एडेनिन की जगह गुआनिन है, ठीक है। सो गुआनिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हो जाता है जिसकी वजह से ये बन जाता है गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज जीटीपी। समझ लो एटीपी का ही भाई है, राइट। इनफैक्ट जीटीपी जो है इसे हम एक हाई एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। जीटीपी को बड़ी आसानी से हम एटीपी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं यूजिंग एन एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, ठीक है। तो यहां तक कहानी क्लियर है। अब बात ये आती है कि भाई यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहां पर जो है शुरुआत करी थी हमने 4 कार्बन कंपाउंड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और जो बनता है वो भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है विच इज सक्सिनेट, ठीक है। तो कुल मिला के इस स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले। आप बोलोगे ऑब्वियसली सक्सिनेट जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, एक और चीज भी तो मिली, जीटीपी। एग्जैक्टली, तो जीटीपी और सक्सिनेट ये 2 प्रोडक्ट्स हमें इस स्टेप में मिले। तो आप पहुंचे हैं कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में, और हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है जो मिला था स्टेप नंबर 5 में, यानी कि सक्सिनेट। एग्जैक्टली, तो सक्सिनेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। यहां पर होगा क्या, बताओ क्या होगा यहां पर। यहां पर एंजाइम का नाम सुन के आप बता दोगे कि यहां पर क्या होने वाला है। तो यहां पर जो एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजीनेज। अब तो बता दो क्या होने वाला है, डिहाइड्रोजीनेज, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल होने वाला है, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, हमारा जो सक्सिनेट है यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और FAD+ जो है उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना देगा FADH2। ठीक NADH की तरह ही FADH2 भी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है फ्यूमेरेट, ठीक है। तो मतलब यहां पर कहानी कैसी हो रही है, तो यहां पर शुरुआत हो रही है कहानी की सक्सिनेट से। सक्सिनेट से बन रहा है फ्यूमेरेट, दोनों ही 4 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम यहां पर कौन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहा है और उस हाइड्रोजन एटम की वजह से FAD+ बन जा रहा है FADH2 जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो कुल मिला के 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहां पर, FADH2 और साथ में फ्यूमेरेट। आ गए हैं स्टेप नंबर 7 में, और स्टेप नंबर 7 का स्टार्टिंग मटेरियल होगा फ्यूमेरेट। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें पिछले स्टेप में ये मिला था एज अ प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या होगा, इस स्टेप में होने वाला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, आमतौर पे हम कहते हैं ना कि भाई गर्मी का मौसम है, अच्छे से पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रेटेड रहने का मतलब क्या है, पानी पीना, यानी कि पानी का इनटेक, बॉडी के अंदर पानी का एडिशन। सो हाइड्रेशन इज पानी का एडिशन, H2O का एडिशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही यहां पर होने वाला है। और यहां पर ये जो होगा इस स्टेप में, ये कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, फ्यूमेरेज। देखो सारे क्रेब्स साइकिल में हर स्टेप में जो एंजाइम का नाम है ना वो स्टार्टिंग मटेरियल पे है, स्टार्टिंग मटेरियल से लिंक्ड है ना। तो यहां पर एंजाइम क्या है, फ्यूमेरेज। अब फ्यूमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है मैलेट या फिर मैलिक एसिड, जो भी कह लो। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फ्यूमेरेट से बन रहा है मैलेट इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज। अच्छा, H2O का एडिशन हो कैसे रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। फ्यूमेरेट के स्ट्रक्चर को देखो, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, H+ और OH- के साथ सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन के। तो कुल मिला के H और OH जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि H2O ऐड हो रहा है, और हमें क्या मिल जा रहा है, मैलिक एसिड या फिर मैलेट। और इसी के साथ हम लोग आ पहुंचे हैं क्रेब्स साइकिल के आखिरी स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 8 पे। तो यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल होगा मैलेट या फिर मैलिक एसिड, जो हमें स्टेप नंबर 7 के प्रोडक्ट में मिला था, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या होने वाला है, जैसे एंजाइम का नाम बताऊंगी आप पकड़ लोगे। एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब यहां पर अगेन हाइड्रोजन का रिमूवल होने वाला है। ग्रेट, तो देख लेते हैं रिएक्शन। भाई मैलेट था, मैलेट के साथ जब रिएक्शन ये हो रहा है तो इसमें से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है और वो हाइड्रोजन को यूज करके NAD+ रिड्यूस हो रहा है टू NADH,
राइट। ऐसा वाला पैटर्न हमने पिछले भी कई स्टेप्स में देखा है, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कई बार हम OAA लिखते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो भाई ये रिएक्शन रहा, तो फाइनली लास्ट स्टेप के एंड पे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिला ऑफ कोर्स, साथ ही साथ हमें मिला NADH जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए सारे के सारे 8 स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। लेकिन अब यहां पर आता है एक और प्रॉब्लम। मैम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप पढ़ाते गए हर एक स्टेप हमें समझ तो आया कि हर स्टेप में क्या हो रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें याद कैसे रहेगा कि कौन से स्टेप में क्या बना, उसके बाद क्या हुआ। तो अगर एक मेमोरी ट्रिक मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, और तुमने ऐसा सोचा और मैंने ऐसा बताया। तो मैंने आप सभी बच्चों के लिए बनाया है एक बहुत ही मजेदार और जबरदस्त मेमोरी ट्रिक टू रिमेंबर क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो समझा दूंगी अच्छे से मेमोरी ट्रिक को। अगर ये मेमोरी ट्रिक लर्न कर लोगे तो याद रहेगा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। उससे पहले एक चीज देखो कि क्रेब्स साइकिल कैसे कंप्लीट हुई। लास्ट स्टेप में हमें क्या प्रोडक्ट मिला, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब याद करके देखो पहला स्टेप, वहां पर जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ ही कोएंजाइम में रिएक्ट करता था, राइट। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना वही हमारा पहले केस में रिएक्टेंट भी था, राइट। तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग मेमोरी ट्रिक कैसे बनाएंगे, हर स्टेप का जो प्रोडक्ट है ना वो बताते चलेंगे। तो इस साइकिल की शुरुआत करेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के हेल्प से ही पहला स्टेप होता है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, बट उसके भी पहले हम पहले मेमोरी ट्रिक को लर्न कर लेंगे। तो मेमोरी ट्रिक हमारा क्या है, मेमोरी ट्रिक कुछ ऐसे है, ओए आशु कौर सेट इस किट्टू गुलाटी सक्सेना का सक्सेसफुल फेमस मालिक। फिर से करेंगे, फिर से मेमोरी ट्रिक पहले लर्न करो। ओए आशु कौर सेट इस किट्टू गुलाटी सक्सेना का सक्सेसफुल फेमस मालिक, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब बताती हूं कि इससे कैसे हमें एक एक चीज याद रहेगी। सबसे पहले है OA, OA इज OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। OA दैट इज OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आशु कौर, आशु से याद रहेगा एसिटाइल, कौर से कोएंजाइम है, आशु कौर इज एसिटाइल कोएंजाइम है। तो अब देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम है, इन दोनों के बीच में ही रिएक्शन होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो क्या हुआ, OA आशु कौर सिट इस इज आइसोसाइट्रेट, आइसोसिट्रेट देखो जो अगली चीज है जो आगे के स्टेप में काम आएगी, आइसोसिट्रेट। किट्टू गुलाटी दैट इज कीटोग्लूटरेट, किट्टू गुलाटी इज कीटोग्लूटरेट यानी कि अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड या फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। तो कहां तक पहुंचे हम लोग, ओए आशु कौर सिट इस किट्टू गुलाटी सक्सेना का, सक्सेना इज सक्सीनाइल, का इज कोएंजाइम है, सक्सीनाइल कोएंजाइम है। तो अगले स्टेप में बनता है सक्सीनाइल कोएंजाइम है, ठीक है। कहां तक पहुंचे, ओए आशु कौर सिट इस किट्टू गुलाटी सक्सेना का, ठीक है, सक्सेसफुल दैट इज सक्सीनेट या फिर सक्सीनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद फेमस दैट इज फ्यूमरेट, मालिक दैट इज मैलेट, ठीक है। तो याद रहेगा इस तरीके से हर एक स्टेप का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक और बार कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि लास्ट स्टेप का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है, बताओ क्या आता है, आशु कौर एसिटाइल कोएंजाइम में सिट इस आइसोसिट्रेट, किट्टू गुलाटी अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सेना का दैट इज सक्सीनाइल कोएंजाइम है, सक्सेसफुल सक्सीनेट, फेमस फ्यूमरेट, मालिक मैलेट। तो चलो बच्चों अब क्रेब्स साइकिल तक की कहानी तो हमने देख ली, क्रेब्स साइकिल का मेमोरी ट्रिक भी सीख लिया। अब एक बार अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी उसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि कंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप था, सबसे पहले था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा कि भाई एक ग्लूकोज से क्या बना, हमारा पायरुवेट बना, या फिर जिसे आप कह सकते हो पायरुविक एसिड, ठीक है। अच्छा ये हमारा ग्लाइकोलिसिस की कहानी थी। तो ये जो स्टेप था ये कब हुआ, ये ग्लाइकोलिसिस में हुआ। यहां पर
2 पायरुविक एसिड बना था, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना, कोई डाउट नहीं। उसके बाद ये जो पायरुवेट था ये क्या अंडरगो किया, ऑक्सीडेशन, यानी कि दूसरा स्टेप पायरुवेट ऑक्सीडेशन, और ये क्या बना, ये बनाया 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अच्छा यहां तक होने के बाद फिर पिक्चर में आया क्रेब्स साइकिल, राइट जो क्रेब्स साइकिल हम यहां पर देख पा रहे हैं, राइट। तो इस क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम से कहानी शुरू हुई, राइट। तो एक साइकिल में मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, चलो यहां पर देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला, हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिले, ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये एक साइकिल है, यानी कि ये जो एक साइकिल हमें दिख रहा है दिस इज फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम के ए के लिए हमें यहां पर एक NADH मिला, यहां पर इस स्टेप में एक NADH मिला, और हमें इस स्टेप में एक NADH मिला, ठीक है। यानी कि एक 1 एसिटाइल कोएंजाइम से हमें क्या क्या मिला, हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिला। और क्या मिला, देखो और यहां पर क्या मिलता हुआ दिख रहा है, हमें मिला FADH2, कहीं और मिला है FADH2 नहीं, तो 1 FADH2 मिला हमें, ठीक है। और क्या मिला हमें, हमें मिला ATP, कितना ATP मिला, 1 ATP मिला, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें मिली, NADH मिला 3, FADH2 मिला 1 और ATP मिला 1, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये सब कुछ हमें मिला फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए, मतलब एक साइकिल के लिए एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमें ये चीजें मिली। बट पिछले स्टेप में हमें एक नहीं बल्कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रखा था, तो यानी कि जब हम इस साइकिल को 2 बार चलाएंगे, सो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए हमें कितनी कितनी चीजें मिलेंगी, इन सब चीजों को डबल कर देंगे, यानी कि हमें टोटल 6 NADH मिलेगा, हमें 2 FADH2 मिलेगा और हमें 2 ATP मिलेगा। तो हमें ये सारी चीजें मिलेंगी बाय द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस देखा, पायरुवेट ऑक्सीडेशन देखा, क्रेब्स साइकिल देखा। सो क्रेब्स साइकिल के एंड तक हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें 6 NADH मिल रहा है, मतलब क्रेब्स साइकिल से हमें 6 NADH मिल रहा है, 2 FADH2 मिल रहा है और 2 ATP मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमें मिल रहा है ये हमें सिर्फ क्रेब्स साइकिल के अंदर मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि इन तीनों चीजों को साथ में मिला के नेट अभी तक हमें क्या क्या मिला, मतलब ग्लाइकोलिसिस में क्या मिला, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में क्या मिला, क्रेब्स साइकिल में क्या मिला, क्योंकि ये जो चीजें हमें मिली ये सिर्फ इस साइकिल से मिली, हमें सिर्फ क्रेब्स साइकिल से 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP मिला। टोटल मतलब अभी तक का टोटल, अभी तक का ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या मिला था, देखो सबका लिख लेते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या मिला था, हमें ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH मिले थे, ठीक है। अगर बात करें पायरुवेट ऑक्सीडेशन की, तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन में हमें क्या मिला था, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में भी हमें 2 NADH मिला था, राइट। मतलब पुराने खाते में भी इतने NADH मिल रखे हैं, राइट। सिर्फ क्रेब्स साइकिल में ही 6 मिला हुआ है, बट ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 NADH मिला था, पायरुवेट ऑक्सीडेशन के दौरान भी 2 NADH मिला था, यानी कि टोटल की अगर हम बात करें तो अभी तक हमें 10 NADH मिल चुका है। अभी तक हमें टोटल 2 FADH2 मिला है, क्योंकि FADH2 इसके पहले किसी भी स्टेप में नहीं मिला था, ना ही ग्लाइकोलिसिस में FADH2 बना था और ना ही पायरुवेट ऑक्सीडेशन के दौरान FADH2 बना था। सो FADH2 जो 2 मॉलिक्यूल्स बने वो क्रेब्स साइकिल के अंदर ही बना था। ये जो नेट हमें ये इन तीनों स्टेप से हमें 10 NADH और 2 FADH2 मिला, ठीक है। अब ये NADH और FADH2 क्या है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हम ATP जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इनसे हम
कितने एटीपी जनरेट कर सकते हैं और कैसे जनरेट कर सकते हैं, मतलब इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से एटीपी कैसे जनरेट होगा, वो हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रोसेस में, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह लो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे टू जनरेट एटीपी। अब ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में। बट यहां तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो भी तीनों स्टेप्स हुए उससे हमने कितने NADH जनरेट किए, कितने FADH2 जनरेट किए, और आगे की कहानी देखेंगे अगले वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बाकी सारे टॉपिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्मेंटेशन वाले टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग सभी मेरे साथ अब तक जुड़े रहे होंगे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। मैं जानती हूं आप लोगों ने बहुत टाइम वेट किया है इस वीडियो के लिए, बट मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो भी एफर्ट्स मैंने डाले हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, दैट really helped you. Please do not forget to share your feedback in the comment section. अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर on learnohub.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और क्या, मैं जल्दी ही लेकर आती हूँ पार्ट 2। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नोहब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, notes, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. लर्नोहब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नोहब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नोहब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नोहब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट है।